इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविकता, व्यक्ति जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है, तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें, सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। देव ने अपनी 30 साल की जिंदगी में ऐसा दिन पहले कभी नहीं देखा था। वो कॉलेज छोड़ने के बाद किसी लड़की के करीब नहीं गया था। मिलिट्री ट्रेनिंग और अपने मिशन के चलते उसे किसी लड़की को डेट करने का मौका ही नहीं मिला। बस ऐसे ही उसकी जिंदगी 11 साल निकल गए, मगर आज वो लड़की खुद उसकी बाहों में पिघल रही थी। वह उसका मक्खन सा मुलायम शरीर, परफेक्ट फिगर, दो नीली नीली आंखें और छोटे छोटे गुलाबी लिप्स को देखकर देव खुद को नहीं रोक पा रहा था। उसने उसके बेहद नाजुक शरीर को कार की सीट पर लिटाया और अपनी स्पेशल यूनिफॉर्म को निकालकर उसके कार में रख दिया। वो लड़की चमकती आंखों से देव की आंखों में देख रही थी। देव ने तारा को किस करने की कोशिश की, मगर देव से ज्यादा तारा ने इनिशिएटिव लिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। करीब 3 घंटे बाद जब देव को लगा कि अब उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में है, तो उसने तारा को उसके कपड़े पहनने के लिए कह दिया और वो कार से बाहर निकलकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। उसने उस कार को पूरे 2 दिन तक ड्राइव किया और आखिर वो अपनी मंजिल यानी कि मुंबई पहुंच गया। एक आलीशान घर के बाहर खड़े होकर उसने खुद से कहा, 11 साल बाद मुंबई ने मुझे बुलाया है, कहकर वो मुस्कुराया। फिर उसे कार में बेहोश नैनतारा का ख्याल आया, जो 2 दिन से बेहोश थी। देव को लगा कि वो खाना न खाने की वजह से बेहोश हो गई थी। वो उसने कार का दरवाजा खोला और नैनतारा को बाहर निकालकर उसने अपनी बाहों में उठाकर उसे घर की ओर बढ़ गया। उसका चेहरा पहचान कर सिक्योरिटी गार्ड ने पहले ही मेन गेट खोल दिया था। देव उस आलीशान घर के एक रूम को तलाश करने लगा जहां वो नैनतारा को ले जा सके। उसे एक रूम दिखा और उसने नैनतारा को उस रूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने जल्दी से जाकर किचन में रखी चीजों से नैनतारा के लिए कुछ बनाया। जब वो डाइनिंग कार्ट पर अपनी बनाई डिशेज लेकर उस बेडरूम में पहुंचा, तो वहां कहीं भी नैनतारा नहीं थी। ये देख उसने डाइनिंग कार्ट को वहीं छोड़ा और वो बाथरूम के पास जाकर खड़ा हो गया। मीन्स नैनतारा, आर यू देयर? अंदर से कोई जवाब नहीं आई, तो देव ने दरवाजा को धक्का दिया। ये देख के नैनतारा वहां भी नहीं थी। देव सब कुछ छोड़कर रूम से बाहर निकला और विला के सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। वहां एक कमरे के डोर को खोलकर वो नैनतारा को देखने लगा। आखिर में उसने रुककर कहा, ओ शिट, कहीं वो लड़की काव्या के कमरे में ना गई हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। काव्या सिंघानिया देव बजाज के बड़े भाई सम्राट की गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों कॉलेज से ही साथ पढ़े और फैमिली की मंजूरी के साथ शादी भी हुई, मगर अब आतंकवादियों ने सम्राट को जान से मार दिया था। देव यह बात बताने के लिए ही यहाँ आया था, मगर वो नहीं चाहता था कि काव्या नैनतारा से मिले, इसीलिए वो काफी घबराया हुआ था। वहीं नैनतारा की जब से आंख खुली थी, वो एक आदमी औरत की आवाज सुन रही थी, जिससे वो फर्स्टेड हो गई थी। वो उठकर उस जगह गई जहां से आवाज आ रही थी। उसने वहां एक रूम में देखा कि एक आदमी एक औरत को जोश से चूम रहा था। युग, मुझे अब बोलना बंद करो, बच्चे आज घर आने वाले हैं। उस आदमी की बाहों में लिपटी काव्या ने कहा। युग नाम के उस 21-22 साल के लड़के ने काव्या को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। क्या
आपको डर है कि आपका राज सबके सामने आ जाएगा, युग ने नाराज स्वर में कहा। काव्या ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मुझे उम्मीद है कि सम्राट तो अब जिंदा लौटेगा नहीं। वो तो अब मुझे फिर से शादी करनी होगी। और कल तुम शादी कर रहे हो तो आज रात को मेरे साथ क्यों नहीं बिताते युग? बेबी तुम इतने प्यार से कह रही हो तो चलो दूसरे कमरे में चलते, कहकर युग मुस्कुराया। जब वो दोनों उठे तो उन्होंने सामने खड़ी एक अजनबी लड़की को देखा। दोनों चिल्ला उठे, ये कौन है? युग ने कहा। युग की बात सुनकर काव्या ने कहा, मुझे नहीं पता ये कौन है। युग ने डरते हुए कहा, ये लड़की कोई रिपोर्टर तो नहीं? काव्या, कल मेरी शादी है और मीडिया को पता चला कि मैं आपके साथ हूँ तो मेरा क्या होगा? मेरी शादी का क्या होगा? उसे पैनिक करता देख काव्या ने कहा, स्टूपिड, डोंट बी पैनिक। ये लड़की मेरे घर में आ तो गई है, मगर तुम्हें लगता है कि मेरी इजाजत के बिना ये यहाँ से जा सकती है? कहकर काव्या मुस्कुराई और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए नयनतारा की ओर बढ़ी। तभी देव नयनतारा को ढूंढते ढूंढते उस जगह आ पहुंचा। उसने नयनतारा को अपनी बाहों में भरा और कहा, स्टूपिड लड़की, तुम कहाँ चली गई थी? कहते हुए उसने एक नजर काव्या और युग पर डाली। उन दोनों की हालत देख वो समझ चुका था कि वहाँ असल में हो क्या रहा था। तो सम्राट की पत्नी अपने पति के गायब हो जाने पर दूसरे आदमियों के साथ अपना मन बहला रही थी। ये देख देव की आंखों में काव्या के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं बची। काव्या ने जब देव की हिकारत भरी नजरों को देखा तो उसकी मुट्ठियां गुस्से में भीज गई। वो देव के सामने गई। उसने नयनतारा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देव तुम कैसे हो? इतने साल बाद मैंने तुम्हें देखा है, मानना पड़ेगा तुम्हारा एटीट्यूड काफी बदल गया है। तुम अब मुझसे ऐसे नहीं मिले जैसे पहले मुझसे मिला करते थे। वैसे इस रूखे बर्ताव का कारण ये लड़की तो नहीं, मगर मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लायक नहीं। काफी देर तक देव का कोई जवाब न पाकर काव्या ने कहा, वैसे तुम्हें याद है 11 साल पहले क्या हुआ था? क्या इस लड़की को तुमने वो बताया? काव्या ने बड़े ही घमंड के साथ ये कहा। वो बहुत ही घमंडी लड़की थी। उस कॉलेज टाइम में जब देव ने प्रपोज किया था, जब उस देव पर बहुत गुस्सा आया था। हालांकि उस समय देव कॉलेज का सबसे हैंडसम इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, मगर फिर भी सम्राट के रुतबे के सामने वो कुछ भी नहीं था। साथ ही देव हमेशा काव्या और सम्राट की हर बातें मानता था। वो उसका जितना भी मजाक उड़ाते मगर वो पलट कर कुछ नहीं कहता था। आज भी काव्या का देव के लिए वही एटीट्यूड था। देव ने कहा, मिस काव्या, क्या आप सम्राट के बारे में जानना नहीं चाहेंगी? वो, हाँ बताओ, क्या खबर है? डैड ने तुम्हें कॉल किया था ना, ताकि तुम उनके प्यारे बेटे को टेररिस्ट से बचा सको, जिसके बदले उन्होंने तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी देने का वादा किया था। मगर मुझे उम्मीद थी कि तुम डैड की बातों में आकर उस सम्राट को नहीं बचाओगे, क्योंकि उमरा तो तुम्हारे हाथों आएगी ये 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये बंगला और ऐशो आराम की जिंदगी जिसे कोई बेवकूफ़ी ठुकराएगा। काव्या, क्या तुम्हें ये सच कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम सम्राट के बारे में ऐसा सोचो। क्या वो तुम्हें नहीं थी जिसे सम्राट से प्यार था? देव ने कहा, ओ कमान देव, 12 साल के रिश्ते में सब बदल जाता है और प्यार ये क्या होता है? सब टाइम पास है और कुछ नहीं। नाउ एंजॉय विथ योर गर्ल, बट रिमेम्बर वन थिंग, दैट ये प्रॉपर्टी मेरी है और मेरी रहेगी। अच्छा होगा कि तुम फिर से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि बजाज परिवार ने ना तब तुम्हें अपनाया था और ना ही अब वो फैमिली तुम्हें अपनाने वाली है। इतना कहकर काव्या युग के साथ उस रूम से बाहर चली गई। उन दोनों के जाने के बाद देव ने नयनतारा को खुद से दूर किया
उसके गाल पर अपना हाथ रखकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? ये सवाल करने के बाद उसे याद आया कि नैनतारा बोल नहीं सकती, इसीलिए उसने अपनी गलती सुधारते हुए कहा, अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना खाने के लिए बना कर लाता हूँ। तुम तब तक ये कपड़े बदल लेना, कहकर देव नैनतारा की कॉरिडोर के लास्ट बने एक रूम में ले गया। उनके मुंबई आने से पहले ही देव के दादाजी ने देव और नैनतारा के रहने के लिए सारी चीजों का इंतजाम कर दिया था। उस रूम में नैनतारा के पहनने के लिए हर तरह के कपड़े भी रखवा दिए थे। इसीलिए देव ने उसे उस कमरे में भेजकर कहा, अब की बार यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? नैनतारा ने हाँ में सिर हिलाया। देव ने जाने से पहले मुड़कर उसे देखा। वो फिर किचन में जाकर नैनतारा के लिए कुछ बनाने लगा। इस बार उसने नैनतारा के लिए नूडल्स बनाए थे, क्योंकि वो ज्यादा देर तक नैनतारा को भूखा नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए नूडल लेकर जल्द से जल्द वो उसका रूम में पहुंचा। जब वो कमरे में गया तो उसने देखा कि नैनतारा अपनी पतली सी बॉडी को टॉवल में लपेटकर बाथरूम से बाहर आ रही थी। वो अपने बालों को अपने चेहरे से हटाते हुए बेहद प्यारी लग रही थी। देव ने उसे देखा और फिर उसे अपनी नजरें हटाई और नैनतारा को पैरों को देखते हुए कहा, जल्दी यहाँ आओ और ये नूडल खाओ, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। कहते ही अचानक देव की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने अभी जो देखा उसके लिए काफी शॉकिंग था। क्योंकि नैनतारा का टॉवल अब उसके पैरों में पड़ा था। इसका मतलब साफ था कि अब उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। ये देख देव की अपनी आंखें बंद की और कहा, लड़की अपने शरीर को ढको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता। देव के कहने पर भी नैनतारा ने टॉवल को नहीं उठाया, तो ना चाहते हुए भी हार कर देव नूडल की कटोरी को टेबल पर रखा और वो नैनतारा के पास गया। उसने टॉवल को उठाया और अपनी आंखें बंद किए हुए ही नैनतारा की शरीर पर सिर्फ टॉवल लपेट दिया। जब देव ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें नैनतारा की नीली मासूमियत से भरी आंखों से जा मिली। देव को लगता था कि आतंकवादियों ने नैनतारा के साथ कुछ ऐसा किया होगा जिससे शौक के कारण उसकी बोलने की शक्ति चली गई होगी, और शायद उन्हीं लोगों की वजह से नैनतारा एक रोबोट की तरह हो गई थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं नजर आते थे। और अभी एक दिन पहले ही देव की आंखों के सामने उसने अपने दादाजी को मरते हुए देखा था, तो वो अंदर ही अंदर घुट रही होगी। देव ने उसकी हालत के बारे में हर तरह के कयास लगा लिए थे। उसने प्यार से देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें नूडल्स खिलाऊं? नैनतारा ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया, तो देव उसे गर्मा गर्म नूडल्स खिलाने लगा। जब उसने नूडल खा लिए तो देव को याद आया कि उसके लिए पानी ही नहीं लाया है, तो वो किचन में गया। जब तक वो आया तब तक शायद उस कमरे में बहुत कुछ बदल गया था, जो कि उसे नहीं पता था। वो बस पानी का गिलास लिए कमरे के अंदर बढ़ रहा था। तभी उसे लगा कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसने नीचे देखा तो नैनतारा ने फर्श पर अपने घुटने टेके हुए थे और उसने अपने एक हाथ देव की पैंट पर रखा। उसे काफी देर तक देखने के बाद उसने कहा, डैडी। नैनतारा के मुंह से यह सब सुनकर देव के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। उसने नैनतारा को उठाया और कहा, क्या कहा तुमने? बोल सकती हो, एक दोबारा बोलो। नैनतारा ने कहा, डैडी डैडी। वो किसी रोबोट की तरह सिर्फ एक ही वर्ड बोल रही थी। ये देख कर देव हैरान था, मगर वो जानकर वो लड़की बोल सकती वो खुश भी था। उसने कहा, ओ सॉरी सॉरी, मैं काफी एक्साइटेड हो गया था। अभी मैं तुम्हारे लिए फिर से पानी लाता हूँ, कहकर वो कमरे से जाने लगा। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी, जिसे देखकर उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाए। देव के कदम किसी आवाज को सुनकर उसकी जगह थम गए। वो हैरान होकर उस कमरे में वापस आया। उसने सोफे पर रखे लैपटॉप
को देखा जिसमें कुछ ऐसा चल रहा था जो देव की हैरानी का कारण था। दरअसल वो लैपटॉप सम्राट का था। उसमें सम्राट की किसी एक्ट्रेस के साथ इंटीमेट होते हुए की एक वीडियो चल रही थी। देव सबसे पहले उस वीडियो को बंद किया और उसने उस लैपटॉप में पड़ी और वीडियो पर अपनी नज़र डाली। फिर उसने अपनी आंखें बंद की। भले ही सम्राट एक अच्छा बिजनेसमैन था, मगर वो एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति और एक अच्छा बेटा बिल्कुल नहीं था। जिनकी एक्टर्स के साथ उसके अफेयर्स हुआ करते थे, उसने उन सभी का एमएमएस बनाया था ताकि वक्त आने पर वह उन्हें ब्लैकमेल कर अपनी डिजायर्स को पूरा कर सके। इस घर में उसके साथ उसके बच्चे भी रहते थे, इसीलिए उसने इस लैपटॉप को इस रूम में छुपाया हुआ था। ये रूम पहले बंद हुआ करता था, इसीलिए उसे अपने घिनौने कारनामों के सामने आने का कोई डर भी नहीं था। मगर अब जब देव के दादाजी ने नौकरों से इस रूम को देव और नैनतारा के रहने के लिए तैयार करवाया था, तो नौकरों ने उस लैपटॉप को वहीं रख दिया था और इसी वजह से नैनतारा ने वो वीडियो देख लिया था। अचानक देव ने अपनी नजरें उठाई और नैनतारा की ओर देखा, जो काफी देर से उसे ही घूरे जा रही थी। उसे घूरने के तरीके को देख देख ऑकवर्ड हो गया। उसने खांसते हुए कहा, "उह, वो मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ पानी, जब तक तुम ये देखो।" कहकर उसने लैपटॉप में बच्चों के लिए बनाई जाने वाली एनिमेटेड वीडियो निकाली और उन्हें चलाकर नैनतारा को पकड़ा दिया। उसने लैपटॉप पकड़ा और काफी क्यूरियोसिटी के साथ वीडियो देखने लगी। देव तक रूम से बाहर निकला। जब वो पानी का गिलास लेकर लौटा तो उसने देखा कि नैनतारा बिस्तर पर उल्टी लेटी हुई थी। उसका सिर बिस्तर से नीचे था और लैपटॉप फर्श पर रखा था। देव ने उसे पानी का गिलास दिया तो नैनतारा उठकर बैठ गई। काफी देर उस गिलास को घूरकर देखने के बाद उसने अटकते हुए कहा, "ये पानी है ना?" देव ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसने उसको वो पानी पिलाया। नैनतारा ने अपने होठों को घुमाते हुए कहा, "देव जी, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मुझे भूख शांत करने के लिए खाना खाना होगा।" देव ने कहा, "ओके, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना।" अचानक वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और चीखा, क्योंकि नैनतारा ने उसकी गर्दन को फिर से काट लिया था और वो चढ़कर उसकी गोद में बैठ गई थी। "लड़की, अभी मेरे ऊपर से उतरो," देव ने हल्के गुस्से के साथ कहा। नैनतारा ने उसकी गर्दन को सहलाते हुए कहा, "भूख मुझे बर्दाश्त नहीं होती स्वामी।" "व्हाट स्वामी है, हम बैठकर बात करते हैं, तुम अभी शांत होकर बैठो," देव ने फिर से पोलाइटली कहा। मगर वो लड़की अब काफी खूंखार होती जा रही थी। उसने देव की गर्दन में अपने नाखून धंसाए और साथ ही उसकी नेक को चूमने लगी। "नहीं नहीं, अब फिर से इस लड़की पर मैं कंट्रोल नहीं खो सकता। उस वक्त तो मेरे ऊपर ड्रग का नशा था, लेकिन अब नहीं। ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है। मुझे इस लड़की को रोकना होगा। हो सकता है जो मैं इस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ ये वो हो ही ना। हो सकता है कि ये उन टेररिस्ट में से ही कोई एक हो, या फिर इसे उन्होंने अपने मिशन के लिए ट्रेनिंग दी हो। इसीलिए बिना इसकी पूरी जानकारी लिए मैं इसके साथ इतना क्लोज रिलेशन नहीं रख सकता। मगर उस दिन जो हमारे बीच हुआ, मुझे उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। हम अभी फिलहाल मुझे यही करना होगा।" ये सोचते हुए कब से वो नैनतारा के साथ खुद भी इंटीमेट हो गया, उसे पता ही नहीं चला। कुछ 2 घंटे बाद वो बिस्तर से उठा। तारा को ब्लैंकेट से ढककर वो रूम से बाहर आया और उसने किसी को कॉल किया। "हेलो चीफ मनीष," उसने कहा। "अरे देव, कैसे हो इतने साल बाद? आखिर तुम्हें तुम्हारे परिवार ने अपना ही लिया। मैं तुम्हारे लिए काफी खुशी हूँ। और बताओ, क्या चल रहा है? वैसे अब तो तुम बजाज परिवार के बिजनेस को टेक ओवर करने वाले हो।
तो कहाँ अब तुम हमारी स्पेशल ऑफिसर की टीम को लीड करना का छोटा काम करोगे। उनकी बातों से एक तंज था। देव ने शांति से उनकी बात का जवाब दिया। चीफ, लगता है आपके ऊपर बुढ़ापा हावी हो गया है। अब आपको शादी कर लेनी चाहिए और अपनी टीम को भी मुझे हैंड ओवर कर देना चाहिए। वो क्या है ना, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो फैमिली और अपनी ड्यूटी को मिक्स कर दे। और दूसरी बात, अपने देश के लिए सर्व करना कब से छोटा काम हो गया। चीफ, यू शुड बी कंसल्ट विथ अ साइकाट्रिस्ट बाय। अरे रुको रुको देव, तुम तो नाराज हो गए और तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। अब बुढ़ापे में मेरा दिल मत दुखाओ। अरे ये बताओ, तुम्हारे साथ आई उस लड़की का क्या? उसे तुम कब मेरे पास भेज रहे हो? मेरे ऑफिसर उसकी मिस्टीरियस आइडेंटिटी के बारे में पता लगा ले। चीफ ने कहा। तो देव कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वहीं कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटी नयनतारा की ये सारी बातें सुनकर आंखें खुल गई। वो देव के जवाब का इंतजार कर रही थी। अचानक देव ने एक ऐसा सवाल किया जिससे चीफ हैरान रह गए। उसने कहा, चीफ, मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ, क्या आप मेरी शादी में आओगे? देव ने हैरान परेशान चीफ को ऐसे ही छोड़ दिया और वो सोने चला गया। अगले दिन देव को और नयनतारा बजाज मैंसन के हॉल में खड़े थे, क्योंकि आज देव अपने साथ नयनतारा को पूरी बजाज फैमिली से मिलवाने लाया था। उन सभी को बताने आया था कि उसने नयनतारा से शादी करने वाला है। मैंसन में एंटर करने से पहले ही देव ने एक सर्वेंट को सभी फैमिली मेंबर्स को बुलाने को कह दिया था और वो खुद नयनतारा को लेकर मैंसन के हॉल में आकर खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद उन लोगों के सामने पूरी बजाज फैमिली खड़ी थी। वहां देव के दादाजी आदित्य बजाज, देव के पिता विक्रांत बजाज, सम्राट की मां नित्या बजाज, काव्या बजाज और सम्राट काव्या का 7 साल का बेटा अविक बजाज वो भी मौजूद थे। वहां आदित्य बजाज का मैनेजर राकेश भी मौजूद था। वहीं विक्रांत और नित्या को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो दोनों देव को अपने सामने और खासकर बजाज मैंसन में देखकर खुश नहीं है, क्योंकि वो दोनों अपने बेटे सम्राट की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ देव को मान रहे थे, क्योंकि उन दोनों को लगता था कि देव ने जानबूझकर उनके बेटे को आतंकवादियों के हाथों मरने को छोड़ दिया था। वो चाहता तो उनके बेटे सम्राट को बड़ी आसानी से उन आतंकवादियों के पास छुड़ाकर ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और सम्राट को उन आतंकवादियों के हाथ मरने को छोड़ दिया, क्योंकि वो सम्राट से जलता था। वहीं हॉल में मौजूद काव्या पहले तो देव को ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर देव के बगल में खड़ी नयनतारा पर गई तो वो मन ही मन सोचने लगी, देव के बगल में खड़ी लड़की आखिर कौन है? पहले जब वो उससे और देव से मिली थी तो उसे उस लड़की को नोटिस नहीं किया था। वहीं देव के दादाजी आदित्य बजाज अपने सामने देव को देखकर काफी खुश थे, क्योंकि सम्राट की मौत के बाद अब देव ही था जो उनके खानदान का चिराग और काबिल बेटा था, जो उनके बिजनेस को संभाल सकता था। वैसे सम्राट का बेटा अविक भी इस फैमिली का चिराग था, लेकिन अभी वो केवल 7 साल का बच्चा था। वहीं आदित्य बजाज अभी अपना बिजनेस अपने बेटे विक्रांत को नहीं सौंप सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे विक्रांत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा विक्रांत में बिजनेस संभालने के बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है। और अभी जिस तरह से उनके बिजनेस और कंपनी में लॉस हो रहा है, अगर इस हालत में उन्होंने अपना बिजनेस अपने बेटे विक्रांत के हाथों सौंप दिया तो उनके बिजनेस और कंपनी पर कुछ ही दिनों में ताला लग जाएगा। इसीलिए वो अपना बिजनेस और कंपनी अपने काबिल पोते देव को सौंपना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक देव ही है जिसे इतने काबिलियत है कि वो अपनी मेहनत से उनकी कंपनी और बिजनेस को
लॉज से बाहर निकालकर टॉप पर ले जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आधिपत्य बजाज को अपने पोते देव से कुछ और उम्मीद भी थी, जिसे वो अभी अपने पोते के सामने जाहिर करने जा रहे थे। अधिपति बजाज देव के सामने मुस्कुराते हुए आने लगे। उन्होंने नयनतारा को देव के बगल में खड़े देखा तो जरूर, लेकिन उनके लिए अभी सबसे जरूरी था देव से अपनी इम्पोर्टेंट बात कहना। इसीलिए उन्होंने नयनतारा को इग्नोर कर दिया। अधिपति बजाज देव के सामने खड़े होकर उसे मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा हुआ बेटा तुम अपने घर लौट आए। तुम नहीं जानते हो हम सभी ने तुम्हारा घर लौटने का कितनी बेसब्री से इंतजार किया है। अपने दादाजी की बात सुनकर देव अच्छे से जानता था कि उसके दादाजी अपनी ये बात दिल से नहीं बल्कि अपने मतलब के लिए कह रहे हैं, क्योंकि देव को अच्छे से पता था कि उसका ये परिवार बहुत ज्यादा मतलबी है और उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। प्यार तो छोड़ो, वो लोग तो उसे पसंद भी नहीं करते हैं। उसके बाद अधिपत्य बजाज ने अपने एक हाथ से इशारे से अपने मैनेजर राकेश को अपने पास बुलाया। राकेश अधिपत्य बजाज के पास आया और उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को अधिपत्य बजाज के हाथों में पकड़ा दी। अधिपत्य बजाज अपनी बात आगे बढ़ाते हुए देव से बोले, ये ले देव। देव जो कि अभी तक अपने दादाजी की तरफ ही देख रहा था, वो अब उनके हाथों में पकड़ी हुई फाइल की तरफ देखने लगा। देव ने फाइल की तरफ देखते हुए उनसे बिल्कुल शांत भाव से पूछा, ये क्या है? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके हमें बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी।